नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। पिछले 3 सप्ताहों से हम समास की चर्चा कर रहे हैं। हमने समास का परिचय प्राप्त किया, समास के भेदों, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की बात की। इसी कड़ी में आज हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। विद्यार्थियों, द्वंद्व समास समझने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। आप समुच्चय बोधक अव्यय का वीडियो मेरे इस चैनल पर पुनः देख सकते हैं। तो आइए जानें द्वंद्व समास क्या है। हमने अब तक जाना कि समास के 4 मुख्य भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और ये जो 4 भेद किए गए हैं, इन भेदों का आधार है शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता। और अभी तक के अपने पाठों में हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास की बात कर ली है। तो आइए आज हम देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो पहले इसे समझते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि समास के जितने भेद हैं उन सब का आधार है शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता। किसी भेद में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी भेद में उत्तर पद प्रधान होता है। उसी प्रकार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सिर्फ पूर्व पद या सिर्फ उत्तर पद नहीं, दोनों पद। या कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा यदि हम समझें तो दोनों पदों का समाहार प्रधान होता है। अब ये समाहार क्या है, इसे भी समझना होगा। और इसे समझने के लिए हमें द्वंद्व समास के लक्षणों और भेदों को जानना होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं द्वंद्व समास के लक्षण कौन कौन से हैं, अर्थात हम कैसे पहचाने द्वंद्व समास कहाँ है, किस समस्त पद में द्वंद्व समास है। तो सबसे पहला लक्षण तो इसका यही है जो परिभाषा में कहा गया है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, न पूर्व पद न उत्तर पद, बल्कि दोनों पद। और वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार द्वंद्व और तत्पुरुष से बने पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है। ऐसा इन्होंने अपनी व्याकरण की पुस्तक में लिखा है। लेकिन मैंने पाया कि किसी भी उदाहरण के द्वारा ये अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ऐसा कोई एकमात्र नियम नहीं है कि द्वंद्व से बने पदों का लिंग सिर्फ उसके अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही निर्धारित होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक ही लिंग के शब्दों से बने समास का
मूल लिंग रहता है, किंतु भिन्न भिन्न लिंगों के शब्दों में बहुधा पुल्लिंग होता है। अर्थात जब किसी द्वंद्व समास का समस्त पद भिन्न भिन्न लिंगों के शब्दों से बना होता है तो अक्सर उस समस्त पद का लिंग पुल्लिंग होता है और कभी-कभी अंतिम शब्द के लिंग के अनुसार भी समस्त पद का लिंग होता है और कभी-कभी प्रथम शब्द का लिंग भी आता है। और इसके लिए कामता प्रसाद गुरु ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे गाय बैल। अब हम यहाँ पर अगर देखें, गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, लेकिन जब हम इस गाय बैल समस्त पद का उपयोग अपने किसी वाक्य में करते हैं तब वहां इसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। अगला उदाहरण है नाक कान। यहां भी वही नियम लागू होता है। घी शक्कर अगला उदाहरण है। अब यहां पर हम देखें, शक्कर स्त्रीलिंग होती है। शक्कर का प्रयोग जब हम अकेले कहीं करते हैं तब वो स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन घी शक्कर का प्रयोग जब हम एक साथ करते हैं, द्वंद्व समास के समस्त पद के रूप में करते हैं, तब वहां उसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। अर्थात प्रथम पद के लिंग के अनुसार। अगला उदाहरण देखें, दूध रोटी। अब यहां पर रोटी स्त्रीलिंग है, दूध पुल्लिंग है, लेकिन दूध रोटी इस समस्त पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। अर्थात उत्तर पद के लिंग के आधार पर, अंतिम पद के लिंग के आधार पर। अगला उदाहरण है चिट्ठी पाती। यहां तो कोई संदेह नहीं है, दोनों ही शब्दों का मूल लिंग स्त्रीलिंग है और इसलिए इस समस्त पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। अगला उदाहरण है भाई बहन। अब यहां पर देखें, भाई पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है, लेकिन इस समस्त पद का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। अर्थात प्रथम पद के लिंग के रूप में। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं कि जो वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं कि द्वंद्व समास के समस्त पदों का लिंग अंतिम शब्द के अनुसार होता है, यह बात सिद्ध नहीं होती है। द्वंद्व समास के कुल 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। और आइए अब हम इन तीनों भेदों को बारी बारी से समझें। तो सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व समास। परिभाषा देखें, जिस समास के सब पद और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों और जब समस्त पद बनाया जाए तो इस समुच्चय बोधक का लोप हो, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण। अब इसका विग्रह करके देखें, राधा और कृष्ण। जब समस्त पद बनता है तब और समुच्चय बोधक का लोप हो जाता है और शब्द बनता है
राधा कृष्ण, अर्थात यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी प्रकार ऋषि मुनि, विग्रह करेंगे ऋषि और मुनि, यहां पर भी और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हो रहा है। अगला उदाहरण देखें, कंद मूल फल, विग्रह करें कंद और मूल और फल, तो यहां पर भी यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी प्रकार आप कुछ और उदाहरण अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हिंदी के शब्द हैं, जैसे गाय बैल, बेटा बेटी, भाई बहन, सुख दुख, नाक कान, दाल भात, माँ बाप, चिट्ठी पत्री, राम कृष्ण। द्वंद्व समास समझने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, समुच्चय बोधक अव्ययों का पूर्व ज्ञान आवश्यक है। और आप जब इन शब्दों का विग्रह करके देखते हैं, ये जो उदाहरण आपके स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर इन सभी समस्त पदों का विग्रह करने पर और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गाय और बैल, बेटा और बेटी, भाई और बहन। इसी प्रकार आप इन सभी शब्दों का विग्रह करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में आइए थोड़ी और बातें जानें। इस समास में द्रव्यवाचक हिंदी की समस्त संज्ञाएं बहुधा एक वचन में आती हैं। यदि दोनों शब्द मिलकर प्रायः एक ही वस्तु सूचित करते हैं, तो वह भी एक वचन में आते हैं। उदाहरण देखिए, घी गुड़, दाल रोटी, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं ये। दाल रोटी, दूध भात, खान पान, नून मिर्च, हुक्का पानी, इन सभी संज्ञाओं का, समस्त पदों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। शेष द्वंद्व समास बहुधा बहुवचन में आते हैं, लेकिन इसे आप ध्यान रखिएगा कि जब द्रव्यवाचक संज्ञाओं का समस्त पद बनाते हैं और वहां पर द्वंद्व समास है, तो उसका प्रयोग एक वचन में किया जाएगा। इतरेतर द्वंद्व समास जब एक ही लिंग से बनता है, तब वहां पर उसका मूल लिंग रहता है, परंतु जब वह भिन्न भिन्न लिंगों के शब्दों से बनता है, तब बहुधा समस्त पद का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुधा, हमेशा नहीं, अक्सर। और कभी कभी अंतिम शब्द के आधार पर उसका लिंग निर्धारित किया जाता है, और कभी कभी प्रथम शब्द का लिंग भी आता है, और इसकी चर्चा अभी मैंने की थी। यहां पर भी उदाहरण आप देख सकते हैं, गाय बैल, दूध रोटी, चिट्ठी पाती, नाक कान, भाई बहन, घी शक्कर। इन शब्दों की चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व समास।
और इसकी पहचान है जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित होता है, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे आहार, निद्रा, भय। अब आप इसे समझें। जब यह किसी के बारे में कहा जा रहा है आहार, निद्रा, भय का त्याग करें, मान लीजिए इस तरह का कुछ प्रयोग है, तो वहां पर इसका अर्थ आहार और निद्रा और भय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ प्राणी मात्र के जो और भी कुछ गुण या धर्म होते हैं वह अर्थ भी इसमें समाहित हैं, और इसीलिए इस भेद का नाम है समाहार द्वंद्व समास। अर्थात ये जो शब्द उदाहरण के रूप में सामने रखे गए हैं, इन शब्दों के साथ साथ कुछ अन्य अर्थ भी समाहित हैं। अगला उदाहरण देखें, सेठ, साहूकार। अब यदि हम इस तरह का कुछ प्रयोग करें कि भाई जो सेठ साहूकार हैं उन्हें किस बात की चिंता, तो इस वाक्य में आप देखें ये जो सेठ साहूकार शब्द है यह अर्थ दे रहा है कि सेठ और साहूकार और उन्हीं की तरह के कुछ और समृद्ध लोग भी। तो इस प्रकार जो इस तरह के उदाहरण होते हैं उनमें उन शब्दों के अर्थों के सिवाय उसी प्रकार के कुछ अन्य अर्थ भी समाहित होते हैं, और ऐसे प्रयोग जहां होते हैं वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। हिंदी में समाहार द्वंद्व की संख्या बहुत अधिक है और उसके कई भेद हैं। तो आइए देखें इन भेदों को। सबसे पहला है कि प्रायः एक ही अर्थ के पदों के मेल से बने हुए समाहार द्वंद्व, जैसे कपड़े लत्ते, बर्तन भांडा, चाल चलन। अब आप देखिए जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कपड़े लत्ते, तो इसका मतलब कपड़े और लत्ते और उनके साथ साथ कुछ और पहनने की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, परिधान, वस्त्र, आभूषण, उन सब का समावेश इसमें हो जाता है। और इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मारपीट, लूटमार, घास फूस, दिया बत्ती, साग पात, जंतर मंतर, चमक दमक, भला चंगा, मोटा ताजा, भूत प्रेत, कांकर पाथर, काम काज आदि कुछ इसी प्रकार के शब्द हैं जो समाहार द्वंद्व के भेद, इस पहले भेद के अंतर्गत आते हैं, जो प्रायः एक ही अर्थ के पदों के मेल से बने हुए हैं। समाहार द्वंद्व का दूसरा भेद वे शब्द होते हैं जो मिलते जुलते अर्थ के पदों के मेल से बनते हैं, जैसे अन्न, जल, आचार, विचार। अब आप देखें अन्न और जल मिलते जुलते अर्थ के शब्द हैं। ये अन्न और जल दोनों ही उपभोग की वस्तुएं हैं। आचार विचार, घर द्वार, पान फूल, गोला बारूद, नाच गाना
और इसी तरह के दूसरे उदाहरण जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोल भाव, खाना पीना, नून तेल, झाड़ झंखाड़, 3-13, जैसे तैसे, ये सभी उदाहरण समाहार द्वंद्व के इस दूसरे भेद के हैं जो मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द हैं। समाहार द्वंद्व का तीसरा भेद वे शब्द होते हैं जो परस्पर विरुद्ध अर्थ वाले पदों के मेल से बनते हैं, जैसे आगा पीछा। अब आप देखिए, आगा और पीछा, चढ़ा उतरी, ये आप दोनों पदों का अर्थ देखिए, विरुद्ध अर्थ वाले पद हैं ये। लेन देन, लेना और देना, लेन देन, कहा सुनी। और चौथा जो भेद है उसमें ऐसे समास आते हैं जिनमें एक शब्द सार्थक और दूसरा अर्थहीन, अप्रचलित अथवा पहले का समानुप्रास होता है, जैसे आमने सामने, आस पास, अड़ोस पड़ोस, भीड़ भाड़। हम अक्सर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। रोटी वोटी, चाय वाय, ये उदाहरण भी इसी के अंतर्गत आएंगे। द्वंद्व समास का अगला भेद है वैकल्पिक द्वंद्व समास। जब दो पद वा अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चय बोधक का लोप हो जाए, जैसे अभी आपने देखा और समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है और जब समस्त पद बनता है तो और समुच्चय बोधक शब्द का लोप होता है। वैसे ही इस समास के इस भेद के उदाहरण के अंतर्गत जो समस्त पद होते हैं वे वा अथवा इन विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं और जब इनका समस्त पद बनता है तब इन अव्ययों का लोप होता है। जहां इस प्रकार की स्थिति होती है वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे जात कुजात, भला बुरा। अब आप इनका विग्रह करके देखें, जात अथवा कुजात, भला या बुरा, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, ऊंचा अथवा नीचा, थोड़ा या बहुत। मैं जहां पर या विकल्प सूचक समुच्चय बोधक का प्रयोग कर रही हूं वहां पर ही कामता प्रसाद गुरु वा का सुझाव देते हैं। तो ये दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन पुस्तकों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, और आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं आप दोनों का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको द्वंद्व समास समझने में अवश्य सहायता मिलेगी। आप इन पाठों को स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। वीडियो लाइक करें और साझा करें। चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा।
बेल आइकन भी दबाएं। इससे आपको हमारे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पाठ्य सामग्री की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पढ़िए और हिंदी व्याकरण ध्यान से सीखिए। आपके सवालों और टिप्पणियों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।